कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। फ्यूचर एसडीएम, फ्यूचर डिप्टी कलेक्टर, फ्यूचर डीएसपी, कैसे हो आप लोग। तो देखिए, जो कि इकोलॉजी इन्वायरमेंट की जो सीरीज़ है उस पे 4th नंबर की लेक्चर पर हम लोग जो है आज देखने वाले हैं। और इससे पहले हमने काफ़ी इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट के बारे में हमने देखा, ठीक है। और सबसे पहले जो है हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले हमने जो है जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, है ना, ये टर्म जो है किसने दिया, कितने प्रकार के ये होते हैं, ठीक है, इनकी परिभाषाएं, और जो प्रकार हमने जो टाइप्स देखे, टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, उसमें स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी को हमने देखा। और बायोडाइवर्सिटी का मेजरमेंट हम कैसे करते हैं, जैसे अल्फा बायोडाइवर्सिटी, बीटा बायोडाइवर्सिटी, गामा बायोडाइवर्सिटी से हम लोग जो है मेजरमेंट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी हम लोग देख रहे थे। उसके बाद द एलिमेंट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता के तत्व हमने देखा। फिर बायोडाइवर्सिटी जो हॉट स्पॉट्स के बारे में हमने पढ़ा। और उसके बाद हम जो है आवास और पारिस्थितिकी नीके को हम लोग देखेंगे। आवास और पारिस्थितिकी नीके के बारे में हम लोग बात करें तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला, आवास क्या होता है, ठीक है, किसी प्रजाति का वह ऐसा भौगोलिक क्षेत्र, वह भौगोलिक क्षेत्र जहां पर उसे अनुकूल दशा में खाना, पानी और आश्रय की प्राप्ति हो, वह क्या कहलाता है, उसका आवास कहलाता है। इस बात को हम लोग को समझना पड़ेगा। आवास व्यक्ति देखता है ना, पूरी दुनिया इधर उधर घूम लेता है, शायद इसके पास अगर मान के चलो 5 स्टार होटल भी जो है उसको दे दिया जाए, लेकिन लास्ट में वो जो अपने घर ही जाता है, क्योंकि उसको घर में जो आनंद है वो जो बराबर जो है उसको खाना पानी सब टेबल पे ऑन द स्पॉट सब चीज़ मिल जाता है, ठीक है। माता जी सब चीज़ जो है करके दे देती है, ठीक है। पानी वहीं पे टेबल पे मिलता है, खाना वहीं पे मिल जाता है, ठीक है। ठंडी है बेटा ले ड्रेस पहन, बढ़िया जो है स्वेटर पहन, ये सब जो है घर पे मिल जाता है ना, ठीक है। तो देखो हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं, ये आवास हम लोग कैसे बोलेंगे। आवास हम उस प्रजाति का ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जहाँ पर वह अनुकूल दशा में, जिसको जल, है ना, जल, भोजन और आश्रय की प्राप्ति हो, एवं आश्रय की प्राप्ति हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आवास कहते हैं। चलिए अब देखिए एक चीज हम लोग और देखते हैं कि आवास के बारे में थोड़ा 2-4 चीजें हम लोग जो है समझने का प्रयास करते हैं आवास से रिलेटेड, कि समृद्ध आवास, है ना, समृद्ध आवास वह भौगोलिक क्षेत्र है ना, समृद्ध आवास वह भौगोलिक क्षेत्र है जहां पर विभिन्न प्रकार के प्रजातियां अपना आवास बनाना चाहती है। समृद्ध आवास हम लोग किसको बोलेंगे, मतलब ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जहां पर विभिन्न प्रजातियां अपना आवास बनाना चाहती हो, क्योंकि उस भौगोलिक क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल, खाद्य, आश्रय की प्राप्ति होती हो, ठीक है। समझ में आया। जस्ट हमने पिछले ही उसमें देखा, आवास एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र है जहां पर प्रजाति जो है क्या होगी, अनुकूल दशा में जिसको आश्रय, जल, खाद्य, ठीक है, ये सब का जी प्राप्ति हो, तो उसको हम लोग आवास कहते हैं। समृद्ध आवास हम लोग ऐसा भौगोलिक क्षेत्र को कहेंगे जहां पर विभिन्न प्रकार की प्रजातियां अपना आवास बनाना चाहती हो, क्योंकि ऐसे भौगोलिक क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल, खाद्य एवं आश्रय की प्राप्ति होती है। जल, खाद्य एवं आश्रय की प्राप्ति होती है, इस बात को हम लोग को समझना पड़ेगा। तथा इस क्षेत्र में प्रजाति अनुकूल दशा में प्रजनन द्वारा अपनी समष्टि को बढ़ा सकते हैं। मतलब ऐसे क्षेत्र में ये प्रजातियां जो है प्रजनन के द्वारा जो होती हैं अपना समष्टि मतलब समुदाय, जनसंख्या को बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। उदाहरण के तौर पर जो है
आर्द्र भूमि की बात करती हैं, वेटलैंड हम लोग बोलते हैं। ये 96 वेटलैंड है। 2025 लास्ट अभी जो है नवंबर तक हम लोग जो है ये 2 और बढ़े हैं आर्द्र भूमियां, जिसको रामसार जो है साइट के नाम से जानते हैं, रामसार क्षेत्र के नाम से जानते हैं हम लोग। ये जो है करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस बात को आप लोग जो है नोट डाउन कर लेंगे। करंट अफेयर में कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 2025 में ऐसे कौन से 2 रामसार साइट जो है बनाए गए या उनको रामसार साइट का दर्जा दिया गया। तो ऐसे 2 जो हैं, जैसे 95 जो होता है वो कौन है, सिलीसेर लेक, ये जो है राजस्थान में अलवर में है ना। सिलीसेर लेक जो है राजस्थान अलवर में है। 95 नंबर का जो है रामसार साइट या वेटलैंड जो है ये जो है साइट बना। और 96 नंबर छत्तीसगढ़ में जो है क्वेश्चन आने की जो इसकी संभावना ये है कि कोपरा जलाशय जो है, कोपरा जलाशय को ये छत्तीसगढ़ का एकमात्र और सबसे पहला जो है रामसार साइट है छत्तीसगढ़ का, कोपरा जलाशय। ठीक है, ये पहला जो है ना छत्तीसगढ़ का पहला रामसार साइट है, ये छत्तीसगढ़ का जो है पहला आपका वेटलैंड है। ठीक है, तो ये जो है कोपरा जलाशय याद रखना, करंट अफेयर में पूछा जाने की संभावना है 2025 में। 96 नंबर का जो है, और 96 वेटलैंड या रामसार साइट है, तो 96 नंबर का जो है कोपरा जलाशय है। ठीक है ना, छत्तीसगढ़ में। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट था, काफी बहुत इंपॉर्टेंट था। चलिए अब देखिए मेरी बात को समझिए, एक मिनट। अब देखिए बात को समझिए, हमारा एक वेटलैंड है जो भरतपुर राजस्थान में है। ठीक है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करता हूं। ये एक आर्द्र भूमि भी है और ये एक झील भी है, भरतपुर में स्थित है। यहाँ पर एक समृद्ध आवास है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर जो है साइबेरियन क्रेन जो है ना, साइबेरियन के क्रेन जो है एक शीतकाल ऋतु में हर साल आते हैं साइबेरियन क्रेन। तो साइबेरियन क्रेन नामक पक्षी प्रवास करती है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर हमेशा जो है कब आती है, शीत ऋतु काल में आती है साइबेरियन क्रेन। ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या आर्द्र भूमि या झील जो भरतपुर राजस्थान में जो है स्थित है, सॉरी, ठीक है, भरतपुर राजस्थान में स्थित है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है एक और हम लोग देखते हैं, इकोलॉजिकल निके। ठीक है, इकोलॉजिकल निके मतलब क्या होता है, या पारिस्थितिकी निके हम लोग किसको बोलते हैं, किसी भी प्राकृतिक आवास में किसी प्रजाति की अपने बचे रहने के लिए किए गए कार्य या भूमिका को निके कहते हैं। समझो कि इस बात को क्या बोलना है, किसी प्राकृतिक आवास में किसी प्रजाति के अपने बचे रहने के लिए किए गए कार्य या भूमिका को निके के नाम से जानते हैं, निकेत के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको हम लोग इकोलॉजिकल निके के बोलते हैं, निके बोलते हैं। ठीक है, समझिए इस बात को समझिए, किसी एक प्रजाति का निके जो है एक ही होगा, समझ में। किसी दूसरी प्रजाति उस निके में नहीं रहेगा, एक प्रजाति का सिर्फ एक निके होगा, सिर्फ वहीं पर ही रहेगा वो। ठीक है, तो किसी भी 2 विभिन्न प्रजातियों का एक निके नहीं हो सकता, 2 प्रजाति एक निके में नहीं पाए जाते। तो निके का मतलब समझ रहे हैं कि मतलब ऐसी प्रजाति जो अपने प्राकृतिक आवास में रहने के लिए क्या करती है ना, वहां पर अपने बचे रहने के लिए क्या करती है, जैसे बिल में रहने वाले जो है, ठीक है, वो अपना जो है उस तरीके से वो करते हैं बिल में, या फिर जो है टर्माइट्स की बात कर सकता हूँ, या फिर जो है जो भूमिगत रहने वाले जो जीव हैं, ठीक है, खरगोश की बात कर सकता हूँ, है ना। ठीक है, जहाँ पर जिनका जो आवास है, प्राकृतिक आवास है, उसके लिए वो अपने चारों ओर जो है क्या बनाता है, जैसे मान के चलिए घोंसला जो है, अपने चिड़िए का घोंसला जो है वो क्या है, नीचे थोड़ी ना बनाती है, वो तो ऊपर बनाती है पेड़ पे, ताकि कोई भी जीव जंतु आसानी से जो है उस पर जो है भक्षण ना कर सके, उसको हानि ना पहुंचा सके। ठीक है, तो मतलब ऐसा प्राकृतिक आवास जहाँ पर प्रजाति अपने बचे रहने के लिए क्या करती है, बचे रहने के लिए जो कार्य करती है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निके बोलते हैं। उस प्राकृतिक आवास को, उस प्रजाति का वो निके बोलते हैं, हम लोग निके कहते हैं। और 2 प्रजातियों का एक निके कभी नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए दूसरी बात हम लोग और आगे बढ़ते हैं। हम लोग
जैव विविधता के लाभ के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। देखो ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स जो है आपके लिए एग्जामिनेशन में आप जो है अगर आप लिखना चाहें, जो फाइनल एग्जाम में मेंस में भी लिखना चाहें, तो आप जो है थोड़ा थोड़ा जो है इस चीज़ों को देख सकते हैं, एक भूमिका बना सकते हैं, एक जो है प्रस्तावना के तौर पर कर सकते हैं कि एक एक पॉइंट हम लोग कहाँ से उठा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तो शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स बनना चाहिए, फिर उसके बाद जो है उसमें विस्तृत अध्ययन करना चाहिए, और फिर उसके बाद उसको लिख के प्रैक्टिस करना चाहिए। समझ में आए? तब जो है चीज़ें एक एक ढांचा तैयार होना बहुत ज़रूरी है, एक स्ट्रक्चर वे पे होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज जो है वो चीज़ें जो है मेमोराइज नहीं हो पाती। एक साथ बहुत सारी चीज़ों को वाट सिलेबस को मेमोराइज करना जो है काफ़ी मुश्किल भरा काम होता है, इसीलिए जो है हम लोग को ये चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो जैव विविधता के लाभ जो हैं, प्रत्यक्ष जो लाभ होते हैं डायरेक्ट बेनिफिट्स और इनडायरेक्ट बेनिफिट्स। डायरेक्ट बेनिफिट्स हमको क्या मिलते हैं? हमको लकड़ी मिलता है ना, लकड़ी मिलते हैं। लकड़ी किस लिए? जलाने में काम आते हैं, ईंधन के रूप में काम आते हैं, फर्नीचर में हम लोग यूज करते हैं, उद्योगों में हम लोग यूज करते हैं, है ना। फिर उसका क्या हमको मिल सकता है ना, हमको जो है दवाइयाँ में मेडिसिन मिल सकते हैं, हम लोग यहाँ से उर्वरक बना सकते हैं, आश्रय जो है जीवों को आश्रय जो है यहाँ पर प्राप्त होता है। ठीक है, जीव मर जाते हैं तो चमड़ा हमको प्राप्त होता है। ठीक है, खाद्य सामग्री हमको जो है प्राप्त होती है। तो बायोडाइवर्सिटी से हमको अनेक अनेक लाभ हैं। ठीक है, इस बात का अप्रत्यक्ष लाभ हम लोग बात करते हैं। देखिए, जैसे जलवायु परिमार्जन की बात करता हूँ, जलवायु में जो है क्लाइमेट जो चेंजेस है, ठीक है, वहाँ पर जो है इसका बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका जो है जल चक्र में जो है इसका अप्रत्यक्ष रूप से योगदान है। पोषण चक्र में जो है इसका अप्रत्यक्ष रूप से योगदान है। आपका पदार्थ चक्र जो होता है, मटेरियल साइकिल, जैसे सल्फर साइकिल, फास्फोरस साइकिल, कार्बन साइकिल, ये सब जो है उसमें जो है पार्टिसिपेट करता है, लेकिन इनडायरेक्टली जो है बेनिफिट्स हमको दिखता है। ठीक है, मृदा निर्माण में भी जो है, जो सॉइल फॉर्मेशन में भी जो है इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। और आपका ग्रीन हाउस गैसेस जो है, सॉरी, ये ग्रीन हाउस गैसेस है उसमें न्यूनता होती है। ग्रीन हाउस गैसेस जो है इसमें न्यूनता लाता है। ठीक है ना। तो इतनी सारी चीज़ें जो हैं हमारे लिए जो है वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ों को आप लोग देख सकते हैं और नॉर्मल तरीके से भी समझने का प्रयास कर सकते हैं। दृष्टि अवलोकन की बात करो, जीव जंतु को हम लोग देख सकते हैं, है ना, और आपका पादप समूह अवलोकन भी हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, लेकिन मालूम होना चाहिए कि भैया होता कैसे है। इस चीज़ों को हम लोग को समझना, एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। बहुत पहले ही हम लोग जो है जब निबंध लिखते थे तो ये सारे पॉइंट्स हमारे समक्ष आते रहे, है ना, और ये सारे पॉइंट्स हम लोग देखते रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि अभी से नहीं, कई सालों से हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा जो है हमारे ज्ञान चक्षु को हमको खोलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि भैया हम जो पढ़े हैं वो पुरानी चीज़ें जो है इतनी खराब भी नहीं थी, वो सारी चीज़ें जो है हमारे काम की ही है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है कि हम लोग जो है किस तरीके से हमारी तार्किक जो है पृष्ठभूमि रही है, और नहीं रही तो भाई उस चीज़ों को बनाने का प्रयास करना पड़ेगा हमको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है, अगर हम लोग बात करें तो इससे हमारे बायोडाइवर्सिटी से हमको क्या लाभ होगा? सामाजिक लाभ होगा, सोशल बेनिफिट्स हमको मिलेंगे, और आर्थिक लाभ भी मिलेगा। ठीक है ना। पारिस्थितिकी लाभ भी हमको मिलेगा। पारिस्थितिकी लाभ वही जलवायु परिमार्जन की बात करूं, पदार्थ साइकिल, खाद्य चक्र, ठीक है, ये सारी चीज जो है यहाँ पर हमको देखे, पोषण चक्र, ये सारी चीज हमको यहाँ पर दिखाई दिए। ठीक है, और राजनीतिक लाभ भी हम लोग, जैसे संपदा का अधिकार, है ना, संपदा का अधिकार, ठीक है, इतना वाला जमीन जो है आपका है, ठीक है, इतना जमीन आपका है। और दूसरा चीज है ये पेटेंट का अधिकार। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर राजनीतिक लाभ भी हमको इस तरीके से, तो सामाजिक लाभ, आर्थिक लाभ, ये आप जो है इस पर थोड़ा कम से कम जो है कितने 75 शब्दों में, है ना, 75 शब्दों में इसका उत्तर लिखने का प्रयास करें, उत्तर लिखें। ठीक है, ठीक है, क्या चीज के लिए? क्वेश्चन ये है आपके लिए कि जैव विविधता से प्राप्त होने वाले सामाजिक एवं आर्थिक लाभ,
पारिस्थितिकी लाभ एवं राजनीतिक लाभ के बारे में 75 शब्दों में आंसर लिखने की कृपा करें, है ना, मेरी तरफ से कृपा करें। लिख दीजिए भैया, कम से कम लिखने का प्रयास करिए, ठीक है, लिखने का तो प्रयास करिए आप कुछ तो। देखो सामाजिक लाभ में भी कितनी सारी चीजें, आर्थिक लाभ में भी कितनी सारी चीजें, पारिस्थितिक लाभ में भी कितनी सारी चीजें, है ना। अगर हम लोग इसको छोटा छोटा जोड़ने का भी प्रयास करें तो भी हम लोग जो है इस चीजों को बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। अब प्री के हिसाब से हमारा कंटेंट है तो शॉर्ट एंड स्वीट होना बहुत जरूरी है ना, उसको हम लोग एक एक चीज करके नहीं बता सकते, ठीक है। चलिए, जैव विविधता के हास्र के कारण क्या है? जैव विविधता के हास्र के कारण क्या है, उस चीजों को हमको देखना पड़ेगा। चलो, तो जैव विविधता के हास्र के क्या कारण है, ठीक है, इसको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे और थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे जैव विविधता के हास्र के कारण को। वेरी वेरी IMP, ये आपके नीट के एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके जो है छत्तीसगढ़ PCS के एग्जाम में भी जो इंपॉर्टेंट है, मतलब स्टेट लेवल पे भी इंपॉर्टेंट है, UPSC में भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्चुअल में क्या है कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इस चीज़ों को हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो है जैव विविधता के हास्र के कारण जो है प्राकृतिक कारण होता है, जो नेचुरल कारण होता है। सबसे पहला जो है जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, है ना, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज से क्या क्या हो सकता है जैव विविधता पर, ये हमको देखना पड़ेगा। ज्वालामुखी उद्गार, है ना, वॉल्केनिक इरप्शंस, ज्वालामुखी उद्गार, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा चीज है बड़े स्तर पर सूखा, है ना, बड़े स्तर पर सूखा, ड्राउट, सूखा, है ना, बड़े स्तर पर सूखा, ड्राउट। और चौथी बात जो है आपका उल्का पिंडों का टकराव, जो उल्का पिंड आते हैं ना बड़े बड़े, ठीक है, वो उल्का टकराव, ठीक है, उससे क्या होगा, प्राकृतिक कारण है ये, इस पर तो किसी का मानव जनित कारण तो है नहीं, इसके कारण जो है जैव विविधता का हास्र हो रहा है, इसके कारण जो है बायोडाइवर्सिटी के लॉसेस हो रहे हैं, ठीक है। कुछ चीजें हैं उसको हम लोग को देखना पड़ेगा, है ना, तो ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चल, उसके बाद मानव जनित कारण क्या क्या हो सकते हैं। मानव जनित कारण जैसे आवास का नष्ट होना, है ना, मानव जो है अपने रहने के लिए जो आवास जो है, जो प्राकृतिक आवास है उसको नष्ट कर रहे हैं, तो आवास का नष्ट होना, ठीक है ना, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, और आवास का विखंडन करना, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, हैबिटेट लॉस, दूसरा फ्रेगमेंटेशन, आवास का विखंडन होना, ये भी एक जो है बहुत बड़ा कारण है, ठीक है। अति विदोहन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, अति विदोहन, ठीक है, एक एक करके हम लोग देखेंगे। ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है ये, है ना। चौथा चीज है प्रदूषण, पॉल्यूशन, ठीक है ना। वैश्विक उष्मण, तो वैश्विक उष्मण की बात करूं तो अपन इसको बोलते हैं क्या इसको, वैश्विक उष्मण, ठीक है, हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं उष्मण, मतलब कि जो है इसको क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में, इसको क्या बोलते हैं, ध्यान से कैसे निकल जा रहा है, ठीक है, वैश्विक उष्मण, ठीक है, अरे ठीक है। एक ये जो है, ये 5 चीजें यहाँ पर मानव जनित जो कारण है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजों को हम लोग देखना है, ठीक है। तो ये 5 कारण हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, एक एक कारण हम लोग देखेंगे, ठीक है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन देखेंगे, पॉल्यूशन देखेंगे, वैश्विक उष्मण जो है उसको भी हम लोग
देखने का प्रयास करेंगे। प्राकृतिक कारण में जलवायु परिवर्तन, ज्वालामुखी उद्गार, ठीक है, बड़े स्तर पर सूखा, उल्का पिंडों का टकराव, ये इतनी सारी चीजें जो हैं हमको यहाँ पर देखनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो चलो हम लोग जो है इस चीजों को एक एक करके प्रयास करते हैं, है ना। अरे भाई इसको उष्मण मतलब वार्म, गर्म होना, वार्मिंग, ठीक है। और वैश्विक मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग एक छोटी सी चीज है ना। ठीक ठीक है ठीक है ठीक है, हो जाता है कभी कुछ चीजें, है ना। ग्लोबल वार्मिंग को सोचो, ग्लोबल वार्मिंग जो है हर एक बच्चे के जो जुबान पर रहता है, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। चलिए, तो एक एक करके हम लोग जो है इस चीजों को करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए, तो चलो प्रयास करते हैं हम लोग इस चीजों का। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जलवायु परिवर्तन के बारे में हम लोग प्रयास करते हैं। आगे हम लोग देखें कि यहाँ तक जो है क्लासेस जो है हम लोग यहाँ तक भी कर सकते हैं, या फिर नेक्स्ट हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो चलो प्रयास ही करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो है जलवायु परिवर्तन की हम लोग बात करते हैं। पृथ्वी पर परमो कार्बोनिफेरस काल, परमो कार्बोनिफेरस काल तथा प्लिस्टोसीन युग में, प्लिस्टोसीन जो है सीनोजोइक जो काल होता है उसमें ही अपने को दिखाई देता है। जैसे आपका पैलियोजोइक जो होता है ना। सबसे पहला जो है इस तरीके से हम लोग प्रयास करते हैं, जैसे एजोइक है ना। तो एजोइक जो काल है आपका, इसकी बात करता हूँ, लगभग लगभग 540 है ना मिलियन वर्ष पूर्व की अगर मैं बात करता हूँ, 540 मिलियन वर्ष पूर्व की बात करता हूँ। तो उसके बाद 540 से 250 मिलियन वर्ष जिसको तो पेलियो है ना, पेलियोजोइक जो ईरा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अगर 540 से 250 मिलियन वर्ष पूर्व की बात करता हूँ, मिलियन वर्ष पूर्व, इसको हम लोग बोलते हैं पेलियोजोइक ईरा के नाम से जानते हैं, पेलियोजोइक ईरा के नाम से जानते हैं। 540 से 250, ठीक है, मिलियन वर्ष, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं जो 250 से 65 वर्ष मिलियन 65 मिलियन वर्ष पूर्व की बात करते हैं, मीजोजोइक की बात करता हूँ। तो मैं मीजोजोइक की बात करता हूँ। ये 250 से 65 मिलियन, ठीक है, वर्ष, मिलियन वर्ष, ठीक है। थोड़ा इस पे हम लोग बात कर लेते हैं ताकि वो जो नया नया जो काल हमने बात किया वो हमको समझ में आ जाए, ठीक है। मिलियन वर्ष, ठीक है। ये तो मीजोजोइक है, पीलियोजोइक है, ये एजोइक है। एजोइक जो है 540 मिलियन वर्ष तक जो एजोइक जो है काल कहलाता है। पेलियोजोइक जो है आपका 540 से 250 और मीजोजोइक 250 से 65 मिलियन वर्ष पूर्व कहलाता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं सीनोजोइक की बात करते हैं, तो सीनोजोइक जो होता है ठीक है, सीनोजोइक की हम लोग बात करते हैं, सीनोजोइक ईरा की बात करते हैं। नेक्स्ट सीनोजोइक ईरा, तो सीनोजोइक ईरा, मीजोजोइक के बाद सीनोजोइक ईरा, ठीक है। और उसमें प्लिस्टोसीन की बात करते हैं, 1 मिलियन वर्ष पूर्व, ठीक है। तो हम लोग ये पहला हम लोग ये बात करते हैं, दूसरा मीजोजोइक बात करते हैं, और तीसरा मैं बात करता हूँ, है ना, सीनोजोइक ईरा, ठीक है। सीनोजोइक ईरा की बात करता हूँ, सीनोजोइक ईरा, और सीनोजोइक ईरा में प्लिस्टोसीन 1 मिलियन
वर्ष पूर्व की बात है। प्लिस्टोसीन जो है 1 मिलियन वर्ष पूर्व की बात है। देखो ये 65 से कहाँ पे पहुंच गया, 1 मिलियन वर्ष पूर्व में पहुंच गया। ठीक है, तो 65 से कहीं ना कहीं जो है 1 मिलियन वर्ष पूर्व तक का हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर हम लोग जो है एक और चीज की बात करते हैं यहाँ पर। जैसे मीजोजोइक में बात करूँ तो मीजोजोइक में जो है क्या क्या हमको दिखाई देगा। ठीक है, मीजोजोइक में जो है ट्राइएसिक, जैसे मीजोजोइक की बात करता हूँ तो मीजोजोइक में हमको क्या क्या दिखाई देगा। ठीक है, ट्राइएसिक। ठीक है, ये डायनासोर वाला जो काल है, डायनासोर वाली काल की बात करता हूँ। ट्राइएसिक, जुरासिक, है ना, ट्राइएसिक, है ना, जुरासिक, ये तो हम लोग भी सुने हैं क्या, जुरासिक, जुरासिक पार्क एक मूवी आया था ना, जुरासिक। और आपका जो है क्रेटासेरस, है ना, या क्रेटासेरस। ठीक है, आप इसको भी देख लेना, क्रेटासेरस, क्रेटासेरस। ठीक है, तो ये मीजोजोइक के अंदर आते हैं। जैसे सीनोजोइक के अंदर प्लेस्टोसीन आ रहा है, वैसे मीजोजोइक के ट्राइएसिक, जुरासिक, क्रेटासेरस, है ना, या क्रेटासियस भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्रेटासेरस जो है ये इतने सारे चीज़ें जो है मीजोजोइक के अंदर आते हैं। ठीक है, और दूसरा चीज है है ना, दूसरा चीज है, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो कार्बोनिफेरस, है ना, और ये परमियन, मतलब कि ये जो अपन बोल सकते हैं हिमकाल शुरू हुआ है, ये हिमकाल वाला समय है। ठीक है, तो चलिए एजोइक है, ये हमने देख लिया, एजोइक वाला ईरा है। ठीक है, तो प्लीजोइक है ना, फिर उसके बाद मीजोजोइक है, फिर उसके बाद सीनोजोइक है। ठीक है, सीनोजोइक में प्लेस्टोसीन है, और आपका मीजोजोइक में ट्राइएसिक, जुरासिक और क्रेटासेरस जो है काल, हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, चलिए बाद में इसको अच्छे तरीके से आप लोग एक बार देख लेना, इवोल्यूशन जो है आप लोग देखेंगे तो उसमें आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ूँ, मैं इस चीज़ों के लिए आगे बढ़ूँ। ठीक, एक और जो है एक चीज़ें हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कैम्ब्रियन जो है काल है, कैम्ब्रियन काल, और उसके बाद आता है जो ओर्डोविसियन काल आता है, ओर्डोविसियन काल आता है, और ओर्डोविशियन के बाद सिलोरियन काल आता है, सिलोरियन काल आता है, और सिलोरियन काल के बाद डेवोरियन जो है काल आता है, डेवोरियन। ठीक है, डेवोरियन काल आता है, और डेवोरियन के बाद जो है हम लोग बोल सकते हैं इसको कार्बोनिफेरस। ठीक है, कार्बोनिफेरस काल आता है, और कार्बोनिफेरस काल के बाद परमियन, है ना, परमियन काल हम लोग बोलते हैं, परमियन काल मतलब हिमकाल। यहाँ पर हिमकाल, हिमकाल की शुरुआत हुई, हिमकाल की शुरुआत हुई। तो एक हम लोग ऐसे देख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा सा डीप जाने के लिए बोल रहे हैं तो हम लोग वहाँ पर भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे हम लोग एक थोड़ा बात करते हैं, यहाँ तक हो गया होगा, एटलीस्ट आप लोग इस चीज़ों को समझ लेगा, और नहीं भी देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर वो चीज़ें थी, क्योंकि हम जो है जिक्र करते हैं जलवायु परिवर्तन कहाँ से कैसा हो रहा है, इस चीज़ों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो पृथ्वी पर परमो कार्बोनिफेरस काल, अब समझ में आया, परमोनी कार्बोनिफेरस काल मतलब हिमकाल वाली बात बोल रहा हूँ, है ना, परमो कार्बोनिफेरस काल तथा प्लिस्टोसीन। ठीक है, तो प्लिस्टोसीन जो है ना, ये काल, ये किसके अंदर आता है, ये सीनोजोइक काल के अंदर आ रहा है। ठीक है, लगभग 1 मिलियन वर्ष पूर्व की बात करता है। युग में जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी का बहुत बड़ा भूभाग हिमकाल से ग्रसित हुआ।
ठीक है, यहाँ पर जलवायु परिवर्तन हुआ तो क्या हुआ, पृथ्वी का बहुत बड़ा भाग हिमकाल से ग्रसित हुआ। ठीक है, इस बात को हम लोग देखते हैं। जैसे जलवायु परिवर्तन का पहले हम लोग पढ़ रहे हैं ना, जलवायु परिवर्तन में ही हम लोग ये सब चीज़ों को देखे थे, है ना। तो चलो इस चीज़ों को देखने से पहले एक पहला हम लोग पहले ही देख लेते हैं, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, परिवर्तन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आज का पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज़ों को ध्यान से रखना है अपने को, नहीं तो आप भूल जाएंगे, है ना, जलवायु परिवर्तन। ठीक है, ठीक है। तो इस पृथ्वी पर पर्मो कार्बोनिफरस काल तथा प्लीस्टोसीन युग में जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी का बहुत बड़ा भूभाग हिम काल से ग्रसित हुआ। ठीक है, ठीक है। तो देखेंगे पृथ्वी पर, लिखने का कोशिश करो, कोई दिक्कत नहीं है ना, हम भी लिखने का ही प्रयास कर रहे हैं। पृथ्वी पर पर्मो कार्बोनिफेरस काल तथा कार्बोनिफेरस काल तथा प्लीस्टोसीन युग में जलवायु परिवर्तन के कारण अक्षर अच्छा नहीं बनेगा तो इसके लिए माफी चाहूंगा, के कारण पृथ्वी का बहुत बड़ा भूभाग हिम से क्या हो गया, ग्रसित हुआ। ठीक है ना, बहुत बड़ा भूभाग हिम काल से ग्रसित हुआ। आखिर क्या हुआ, ये जैव विविधता की हानि तो हुई, आखिर जैव विविधता की हानि हुई ना, और चारों तरफ बर्फ की मोटी चादर फैल गई, और चारों तरफ बर्फ की मोटी चादर फैल गई, बर्फ की मोटी चादर फैल गई। तो अब इसके चारों तरफ, अब भैया इस रीजन में कोई ना कोई तो रहता होगा ना, प्रजातियां, पादप प्रजाति, जंतु प्रजाति, सारे के सारे क्या हुआ, नुकसान हुआ ना। तो अपन बोल सकते हैं इसकी वजह से कई प्रजाति दबकर एवं कम तापमान में जीवित नहीं रह सकी। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसके कारण कई प्रजाति दबकर तथा कम तापमान में जीवित नहीं रह सकी। ठीक है, न के इस कारणवश जीव जंतु बर्फ में दबकर तथा कम तापमान में जीवित नहीं रह सकी। ठीक है, तो एक चीज हम लोग इस चीजों को देख रहे हैं। ठीक है, और बड़े स्तर पर जैव विविधता का विलोपन हुआ। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, और बड़े स्तर पर जैव विविधता का हाश्र हुआ या विलोपन हुआ। ठीक, तो आपका जल वायु परिवर्तन में हमने इस चीजों को देखा। ठीक है, तो थोड़ा एक और चीज हम लोग देखते हैं, जैसे प्लीस्टोसीन काल की बात करता हूं। पिछले 10 लाख सालों में उत्तर अमेरिका का उत्तरी भाग, एशिया, यूरोप
का उत्तरी भाग हिमकाल से ग्रसित हुआ, है ना। तो हम लोग बात करते हैं प्लिस्टोसीन की, बात करता हूं प्लिस्टोसीन काल की बात करता हूं। प्लिस्टोसीन काल जो है, प्लिस्टोसीन काल में हम लोग देखते हैं पिछले 10 लाख वर्ष 10 लाख सालों में या वर्षों में उत्तर अमेरिका का उत्तरी भाग, आपका जो है एशिया वाला भाग और आपका यूरोप का उत्तरी भाग, ठीक है, हिमकाल से ग्रसित हुआ। तो हम लोग जो है इस चीजों को और हम लोग लिख सकते हैं, ये जलवायु परिवर्तन तो है कि पिछले 10 लाख वर्षों में उत्तर अमेरिका का उत्तरी भाग, ठीक है, ये पहला एशिया, फिर यूरोप का उत्तरी भाग, ठीक है, हिमकाल से ग्रसित हुआ, ठीक है, हिमकाल से ग्रसित हुआ, ऐसे लिख सकते हैं, हिमकाल से ग्रसित हुआ, ठीक है, हिमकाल से ग्रसित हुआ, ये चीज हम लोग लिख सकते हैं। और बड़े स्तर पर पृथ्वी पर से प्रजातियां विलुप्त हुई, ठीक है, और हम लोग देख सकते हैं एवं बड़े स्तर पर पृथ्वी से प्रजातियां विलुप्त हुई, ठीक है, इसको लिख सकते हैं। अक्षर भैया, अक्षर को मत देखना। तो यह हिमकाल जलवायु परिवर्तन का एक सूचक एवं कारक है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग पॉइंट लिखते हैं, तो यह हिमकाल जलवायु परिवर्तन का सूचक, जलवायु परिवर्तन का सूचक एवं कारक है, तो हमने पहला कारण देख लिया, जो प्राकृतिक कारण में जलवायु परिवर्तन है उसको हम लोग देख लिया, इतना इनफ है, इतने में अपना जो है काम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज की सभा हम लोग समाप्त करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट हम लोग जो है ज्वालामुखी उद्गार को देखेंगे, उल्का पिंडों का टकराव को देखेंगे, ठीक है, और मानव जनित जो है कारणों से देखेंगे कि क्या हुआ, है ना, उस तरीके से हम लोग उसको समझने का प्रयास करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो कल जो इसके बाद का जो लेक्चर है वो वेरी IMP, इसको आप लोग को देख के आना पड़ेगा, ठीक है। तो आज की सभा समाप्त करते हैं।